हेलो दोस्तों फिजिक्स को आसान, मज़ेदार और व्यवहारिक बनाने वाले हमारे इस चैनल फिजिक्स वर्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, कूलम्स लॉ हम डिस्कस कर रहे थे अंडर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट्स फील्ड। दोस्तों, हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के दो पार्ट हैं। एक में हम चार्ज और उसके फील्ड के बारे में डिस्कस करते हैं और दूसरे वाले में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटर के बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरे चैप्टर के बारे में, दोनों ही चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आते हैं। उसके बाद आपका इलेक्ट्रोडायनामिक्स शुरू होगा, जिसमें कि चार्ज मूव करना शुरू करता है और चार्ज के मूवमेंट को कहते हैं करंट। ठीक है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज हमारा टॉपिक है, जहाँ से हमने लास्ट टॉपिक छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। कूलम्स लॉ, दैट इज इंटरैक्शन बिटवीन चार्जेस। इंटरैक्शन बिटवीन चार्जेस। तो हमने आपको बताया था कि चार्ज जो है वो क्लास में बैठे हुए खुराफाती बच्चे की तरह, एक शैतान बच्चे की तरह है, जो कि दूसरे बच्चों को परेशान करता है, दूसरे बच्चों का भी नहीं पढ़ने देता है। तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है कि दो चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करते हैं या रिपल करते हैं, और इसको बताता है कूलम्स लॉ। तो इसका जर्नल फॉर्म हमने आपको बता दिया था, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमने आपको दे दिया था। अब आज हम देखेंगे इसका वेक्टर फॉर्म, जो कि 12th क्लास के लिए इम्पॉर्टेंट है। वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म के लिए हमारे पास में दो चार्जेस हैं, एक चार्ज यहाँ है, एक चार्ज यहाँ है। इसको कह देते हैं Q1, इसको कह देते हैं Q2। दोस्तों, यहाँ से यहाँ एक पोजीशन वेक्टर जो है, जिसको हम कहते हैं R1, ठीक है, और यहाँ से यहाँ एक पोजीशन वेक्टर जिसको हम कहते हैं R2, ठीक है। तो R1 और R2 जो है वो Q1 और Q2 के पोजीशन वेक्टर है। दोस्तों, पोजीशन वेक्टर के बारे में हम आपको बता चुके हैं। पोजीशन वेक्टर वो वेक्टर है जो रेफरेंस से किसी पॉइंट की पोजीशन को बताने के काम में लिया जाता है। तो यहाँ हो R1 पोजीशन वेक्टर हो गया और ये हो गया R2 पोजीशन वेक्टर, ठीक है। और ये है दोस्तों डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R2 माइनस R1, ये है आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो कूलम्स लॉ जब हम लिखेंगे तो वो किस तरीके से लिखेंगे, इज प्रोपोर्शनल टू K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, जैसा कि हमने लिखा था वहाँ पर F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और along the line direction of force will be along the line joining two charges Q1 और Q2 को ज्वाइन करने वाली लाइन के along होगा। तो यहाँ पर इसी तरीके से हम लिख सकते हैं along the line। तो यहाँ पर Q1 और Q2 के मल्टीप्लिकेशन के साथ, ठीक है, और डायरेक्शन हम देंगे तो हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्शन की फॉर्म में कि R2 माइनस R1, ये हो गया आपका वेक्टर, और यूनिट वेक्टर को हमको खोलना पड़ेगा। तो यूनिट वेक्टर को खोलेंगे अगर हम, तो यूनिट वेक्टर क्या होता है आपका, वेक्टर में वेक्टर के मैग्नीट्यूड का डिवाइड करने पर जो वेक्टर मिलता है उसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। तो यहाँ हमने वेक्टर लिया है, तो अब इसका मैग्नीट्यूड हमें लेना पड़ेगा। ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, खुल गया यूनिट वेक्टर विद डायरेक्शन हो गया, ठीक है। अब यहाँ हमारा क्या आता था, जो बीच की डिस्टेंस है, जो कि क्या है R2 माइनस R1 का स्क्वायर, ये डिस्टेंस का स्क्वायर हो गया। तो अब अगर हम इसको देखें तो ये हो जाता है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन
ये एक और ये दो 2 और ये एक और, तो कितना हो गया 3। पावर कितनी हो गई डिस्टेंस की r1 माइनस r2 माइनस r1 की पावर 3 और वेक्टर साइन हो जाएगा r2 माइनस r1 की डायरेक्शन में। ठीक है, यहाँ पर हम इसको इस तरीके से भी कर सकते थे कि यहाँ से हम डायरेक्ट इसको इस तरीके से खोल सकते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन q1 q2, और इसको खोल दें हम इसी तरीके से कि r वेक्टर की डायरेक्शन अपॉन r का मैग्नीट्यूड। ठीक है, और यहाँ स्क्वायर पहले से हो रहा है तो इसको लिख सकते हैं हम 1/4 पाई एप्सिलॉन q1 q2 अपॉन r क्यूब और r वेक्टर। तो अब ये वेक्टर फॉर्म हो गई, क्योंकि पहले हम ये नॉन वेक्टर फॉर्म है, ये वेक्टर फॉर्म है। ठीक है, ये मोस्ट अप्रोप्रिएट है। यहाँ पर हमने पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को काम में लिया है, तो ये इस तरीके से अगर आप करेंगे तो ज़्यादा अच्छे नंबर आपको मिलेंगे बजाय कि इस तरीके से। ठीक है, हालांकि न्यूमेरिकल सॉल्व करने में इसका योगदान ना के बराबर रहेगा। न्यूमेरिकल आपका यहाँ इस वाले से ही सॉल्व हो जाएगा। तो ये हुई आपकी वेक्टर फॉर्म 12th वालों के लिए इस इम्पॉर्टेंट है फॉर 12th बोर्ड। ठीक है, तो ये आपका हो गया बोर्ड के लिए आपका। और अब हम चलते हैं हमारे दूसरे टॉपिक पर, जिसका नाम है इंटरेक्शन बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। ठीक है, इसको लिख लीजिए, एक बार फोटो खींच लीजिए। हटाते हैं 1 2 3। ठीक है, तो दोस्तों ये है कि आप धीरे धीरे इन चीज़ों को करते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, तो ये प्रैक्टिस आपकी 12th में भी काम देगी और यही प्रैक्टिस काम में देगी आपकी जब आप नीट या जेई के एग्ज़ाम में अपीयर होंगे, तो वहाँ भी आपकी यही प्रैक्टिस काम में देगी। ठीक है, क्योंकि देखो न्यूमेरिकल अगर आपको करने हैं तो उसके लिए थ्योरी आपकी अच्छी होनी चाहिए। अगर थ्योरी अच्छी नहीं है आपकी तो आप ज़बरदस्ती उल्टे सीधे दिमाग लगाएंगे, उससे आपके कॉन्सेप्ट खराब होंगे। इससे अच्छा है कि एक बार आप थ्योरी पे वर्क कर लीजिए, उसको कंटिन्यू रिवाइज करिए और फिर न्यूमेरिकल करने में आपको मज़ा भी आएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं कर लें कि कई बार क्या करता है स्टूडेंट थ्योरी ही पढ़ता रहता है, थ्योरी पढ़ता रहता है, उससे सिलेक्शन नहीं हो सकता। सिलेक्शन होगा आपका न्यूमेरिकल से ही, लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व करने की फर्स्ट स्टेप है आपकी थ्योरी। ओके, थ्योरी आपको करनी ही पड़ेगी। अच्छी बुक से, जैसे DC पांडे है, HC वर्मा है, हेलिडे रेसनिक है, इस तरीके की बुक आप रेफ़र कर सकते हैं। जो NCERT है फिजिक्स में, ऑल्दो NCERT बहुत यूज़फुल नहीं है, ये हम आपको बता सकते हैं, क्योंकि NCERT का जो सिलेबस है वो आपका, उसमें थ्योरी जो है वो काफ़ी लिटरेचर फॉर्म में दे रखी है, तो वो काफ़ी समय आपका ले लेगी। हालांकि सॉलिड है थ्योरी, इसमें कोई शक नहीं है कि NCERT की लिखी हुई एक एक बात जो है उसमें वजन है। ठीक है, तो ये तो है, लेकिन उस वजन को फिर झेलने के लिए आपके पास में समय बहुत होना चाहिए। अगर उसको पढ़ेंगे तो डेफिनेटली वो फायदा तो होगा। ठीक है, तो ये होता है आपका फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, ये होता है आपका सॉल्व सुपरपोजिशन थ्योरम से। सुपरपोजिशन थ्योरम, दोस्तों सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होती है कि अगर किसी बॉडी पर एक से ज़्यादा फोर्स लग रहे हों तो उस पर लगने वाला जो नेट फोर्स होता है, अगर किसी बॉडी पर एक से ज़्यादा फोर्स लग रहे हों तो उस पर लगने वाला नेट फोर्स उन सभी फोर्सेस के वेक्टर सम के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि मेरे पे अगर मान लीजिए मुझे बहुत सारे लोग एक तरफ से रस्सी बांधकर खींच रहे हैं, तो मैं उस डायरेक्शन में जाऊंगा जिस डायरेक्शन में उन सभी का नेट फोर्स जा रहा होगा। यानी कि मेरे को अगर मान लीजिए
100 लोग सामने से खींच रहे हैं और 2 लोग पीछे से खींच रहे हैं तो डेफिनेटली मैं सामने ही जाऊंगा। ठीक है, तो ये होती है सुपरपोजिशन थ्योरम कि अगर किसी बॉडी के ऊपर, जैसे मान लीजिए ये Q1, इसको Q लेते हैं, Q है और ये 1 2 3 और N, Q1 Q2 Q3 और Qn चार्जेस हैं, डायरेक्ट मिलाना है। ठीक है, R1 R2 R3 और Rn, तो लगने इस बॉडी पर, इस वाले चार्ज पर जो नेट फोर्स होगा F नेट ऑन Q विल बी इक्वल टू द इंडिविजुअल फोर्स, यानी कि फोर्स ऑन Q ड्यू टू Q1 प्लस फोर्स ऑन Q ड्यू टू Q2 प्लस डॉट 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 फोर्स ऑन Q ड्यू टू Qn का वेक्टर सम के बराबर होगा। The force on a body will be equal to the vector sum of all the individual forces due to all other charges। तो इस तरीके से सॉल्व होता है। इसमें आपको ध्यान में रखने की ये बात है कि सिमिलर चार्ज जो होंगे वो रिपल्शन देंगे और अनलाइक चार्ज होंगे वो अट्रैक्शन प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई ट्रायंगल है, ठीक है, कोई ट्रायंगल है, यहाँ पर आपका चार्ज है Q, यहाँ पर आपका चार्ज है Q और यहाँ पर आपका चार्ज है -Q। तो हमको निकालना है कि यहाँ पर इस वाले चार्ज पर, ठीक है, इस वाले चार्ज पर नेट फोर्स क्या होगा। ठीक है, इसको Q1 कर लेते हैं, इसको Q2 कर लेते हैं, इसको Q3 कर लेते हैं। तो Q1 की वैल्यू है Q, Q2 की वैल्यू है Q, Q3 की वैल्यू है -Q। ठीक है, तो हमें पूछा है फाइंड F नेट फोर्स ऑन Q1, Q1 पर फोर्स क्या होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि Q1 पर फोर्स के कितनी वजह हैं। देखिए Q1 तो Q1 पे फोर्स लगा नहीं सकता, मैं अपने आप को नहीं खींच सकता। ठीक है, तो Q1 तो Q1 पर फोर्स लगा नहीं सकता। Q1 पर जो फोर्स लगा सकते हैं वो हैं ये 2 चार्जेस, यानी कि Q2 और Q3। तो हम लिख सकते हैं कि F नेट जो होगा ऑन Q1 विल बी इक्वल टू Q1 पर Q2 की वजह से लगने वाला फोर्स पर Q1 पर Q3 की वजह से लगने वाले फोर्स के वेक्टर सम के बराबर होगा। कूलम लॉ से अगर हम देखें, इनके बीच की डिस्टेंस a है। ठीक है, अगर हम देखें तो ये वाला चार्ज, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, ये वाला चार्ज इसकी वजह से, ये वाला चार्ज इसकी वजह से कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। ठीक है, यहाँ जाएगा, है ना। थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, तो ये वाला चार्ज पर फोर्स देखना है हमको Q1 पे। तो देखो कि इसकी वजह से और इसकी वजह से इसका मूवमेंट कहाँ होगा। सिमिलर चार्ज है तो डेफिनेटली रिपल्शन होगा। ये वाला चार्ज इसको दूर भेजना चाहेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका F ऑन Q1 ड्यू टू Q2। ठीक है, ये वाला चार्ज इसकी वजह से, ये वजह है फोर्स की, कहाँ जाएगा,
यहाँ जाएगा, अट्रैक्ट होना चाहेगा, इसकी वजह से इधर जाना चाहेगा, ठीक है। तो इसकी वजह से ये चार्ज कहाँ जाना चाहेगा, इधर की तरफ जाना चाहेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका F3 Q1 पर Q3 की वजह से लगने वाला फोर्स है ये, ठीक है। इसको लिख सकते हैं आप फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q3, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब इसका मैग्नीट्यूड अगर हम देखें, कूलम लॉ से मैग्नीट्यूड की बात करें अगर हम, ठीक है, तो ये हो गया आपका KQ² अपॉन A², ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड इसका भी सेम ही है, देखो, तो KQ² अपॉन A², ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। साइन लेना है या नहीं लेना, नहीं लेना। अगर आप डायरेक्शन ले चुके हो, आप देख चुके हो कि ये वाला चार्ज इसको अट्रैक्ट कर रहा है, वो इसी वजह से अट्रैक्ट कर रहा है क्योंकि वो नेगेटिव है, तो उसकी डायरेक्शन आप ले चुके हो, तो यहाँ आपको मैग्नीट्यूड में उसकी डायरेक्शन को यूज नहीं करना है, ठीक है। इसको मैं मान लेता हूँ F, क्योंकि ये भी इतना बड़ा लेकर चलने से अच्छा है कि हम इसको F ले लें। तो अब हमको दो वेक्टर F और F, दो वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड जिनका रिजल्टेंट हमें निकालना है, ठीक है। तो हम दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, इनके बीच में एंगल हमको पता होना चाहिए उससे, ठीक है। तो एंगल हम देख लेते हैं, ये 60 डिग्री इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये भी 60, तो ये भी 60, तो डेफिनेटली ये एंगल कितना हो गया 120 डिग्री। तो F और F 120 डिग्री पर अलाइन है, तो F और F को 120 डिग्री पर अलाइन कर देते हैं। वेक्टर का रिजल्टेंट फॉर्मूला हमारे मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स वाले लेक्चर में आपको बता दिया गया था ऑल्दो, लेकिन फिर भी हम आपको बताएंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो अच्छा परफॉर्म करें, ठीक है। तो A और B के बीच में अगर थीटा एंगल है, यहाँ कितना है 120, तो A और B वेक्टर के बीच में अगर थीटा एंगल है तो उसका रिजल्टेंट जो है वो क्या होता है A² प्लस B² प्लस 2AB कॉस ऑफ थीटा का रूट। तो इसे ऐसे ही यहाँ हो जाएगा F² प्लस F² प्लस 2F इंटू F, दैट इज F², या F इंटू F कर देते हैं आपके लिए, F इंटू F कॉस ऑफ 120 डिग्री का, ये हो जाएगा कौन सा नेट फोर्स रिजल्टेंट, ठीक है। तो कॉस 120 कितना होता है माइनस का 1/2, याद है। कॉस 120 को कैसे निकाल सकते हैं, कॉस 120 डिग्री को कैसे निकालेंगे, कॉस 90 प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं इसको, ठीक है। 90 प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं, कौन से क्वाड्रेंट में गया, सेकंड क्वाड्रेंट में गया, 90 प्लस 30 सेकंड क्वाड्रेंट में गया, ASTC, ठीक है। तो 90 चेंज हो जाएगा साइन 30, ठीक है। यहाँ पर कॉस नेगेटिव, तो माइनस का 1/2, ठीक है। साइन किसका आएगा, जिसको चेंज कर रहे हैं, साइन किसका आएगा, जिसको चेंज कर रहे हैं, जिसको चेंज कर रहे हैं उसका साइन आता है। तो माइनस का आ गया, साइन किसका आ गया, कॉस का, ठीक है। कॉस यहाँ पर नेगेटिव है इसलिए माइनस आया है, तो यहाँ पे लगाइए आप F2F² माइनस का 2F² इंटू 1/2 से 2 कैंसिल हो गया, 2F² में से F² गया, F² रूट चल रहा है ऑलरेडी, तो F हो गया, ठीक है। तो F नेट की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, F,
ठीक है, तो अब ये इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में जाएगा, कितने मैग्नीट्यूड से, एफ मैग्नीट्यूड से ही जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका एफ मैग्नीट्यूड से इस डायरेक्शन में जाएगा, रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में है। अब इस चीज को आप हमेशा के लिए याद रखिए, काम आएगी कि एफ और एफ का 120 डिग्री पे रिजल्टेंट एफ ही होता है। ठीक है, तो ये था आपका आज का टॉपिक। आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ शुरू करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम। आशा करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि कुछ इसमें इम्प्रोवाइजेशन अगर आपको चाहिए तो आप इसमें बता सकते हैं। फिर भी पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि सफलता का एक ही तरीका है, रिवीजन रिवीजन एंड रिवीजन। जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा सिलेक्शन पक्का होता जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू दोस्तों।